शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किंजलपुर का युवा राजा धर्मवीर एक बार आखेट करने के लिए गिरिवन के जंगल में गया। वहाँ उसने एक शेर को देखा और अपना घोड़ा उस शेर के पीछे दौड़ा दिया। जब शेर और उसके बीच की दूरी काफी कम हो गई तो उसने निशाना बांधकर तीर शेर की ओर छोड़ा। तीर शेर के कंधे में जा धंसा। दर्द से तिल मिलाकर शेर ने धर्मवीर की ओर देखा और गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। क्रोधित शेर ने अपने नुकीले दांत धर्मवीर की गर्दन में गड़ा दिए तथा धर्मवीर दर्द की अधिकता को और न सह सका और बेहोश हो गया। जब राजा धर्मवीर को होश आया तो वह बोला, मैं कहाँ हूँ? तभी वहाँ एक दासी खड़ी थी जो बोली, मैं अभी महाराज को ये सूचना देकर आती हूँ। कहती हुई दासी दौड़कर कक्ष से बाहर निकल गई। तभी राजा ने कक्ष में प्रवेश किया और बोले, आपको होश में आया देख हमें बहुत खुशी हुई है। अब आप हमें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर है श्रीमान और मैं किंजलपुर का राजा हूँ। वन में अखेट करते समय एक शेर ने हम पर आक्रमण किया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। राजा धर्मवीर, मेरा नाम रूप वर्मा है। मैं इस राज्य सुबोध नगर का राजा हूँ। आप इस समय हमारे राजमहल में हैं। मैं भी शिकार करने के लिए गिरिवन में गया था। वहाँ पर मैंने शेर को आपके ऊपर आक्रमण करते देखा तो मैंने आप देखा ना ताब तत्काल ही शेर पर तलवार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात आपको उठाकर अपने महल में ले आया और राजकीय वैद्य से आपका उपचार करवाया। आज पूरे 5 दिन पश्चात आपको होश आया है। राजा धर्मवीर बोले, राजन, आपने हमारी जान बचाकर हमारा दिल जीत लिया है। हम आपके आभारी हैं। तभी राजा रूप वर्मा बोले, राजन, आभार प्रकट करके हमें छोटा ना कीजिए। यह तो हमारा कर्तव्य था। आपके विचार जानकर हमें प्रसन्नता हुई। आज से आप हमारे मित्र हुए। तब राजा रूप वर्मा आगे बढ़े और उन्होंने राजा धर्मवीर को गले से लगा लिया और उन्हें कहा, हमें भी आपको मित्र बनाकर खुशी होगी। इस घटना के पश्चात राजा धर्मवीर सुबोध नगर में 5 दिन और रहे। छठे दिन जब वे वहां से जाने लगे तो बोले, राजा रूप वर्मा, कभी जरूरत पड़े तो हमें अवश्य याद करना। मैं आपके किसी काम आ सका तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब रूप वर्मा से विदा लेकर राजा धर्मवीर किंजलपुर लौट गया। जब वे अपने नगर पहुँचे तो उनकी रानी बोली, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपकी अनुपस्थिति में मेरे मन में नाना प्रकार के बुरे विचार उत्पन्न हो रहे थे। आप कुशलता से तो थे। रानी कनक, यह समझो कि हम नया जन्म पाकर वापस लौटे हैं और इसके साथ ही एक नया मित्र भी हमें मिला है। तब धर्मवीर ने विस्तार पूर्वक रानी कनक को सारी बातें बताई। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 6 माह हो गए। एक दिन प्रधानमंत्री भजदेव ने राजा धर्मवीर को बताया, महाराज, कुछ सुना आपने? सुबोध नगर में इन दिनों भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। क्या? हाँ महाराज, फसलें पूरी तरह सूख गई हैं। अनेक पशु मर गए हैं। लोग घर छोड़ छोड़कर वहाँ से जाने लगे हैं। अकाल का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजा धर्मवीर सोच में डूब गए और कुछ सोचने के बाद बोले, प्रधानमंत्री जी, आप तुरंत ही हर प्रकार की सहायता सुबोध नगर भिजवा दीजिए। ध्यान रहे, सुबोध नगर के राजा रूप वर्मा हमारे अभिन्न मित्र हैं। एक बार संकट में उन्होंने हमारी सहायता की थी। जो आज्ञा महाराज। हम
एक पत्र राजा रूप वर्मा के नाम लिखकर दे रहे हैं। आप उस पत्र को तुरंत ही एक दूत के हाथ सुबोध नगर भिजवा दीजिए और दूध के साथ ही खाद्य सामग्री व अन्य सहायता सामग्री भिजवा दीजिए। जो हुक्म महाराज। तब राजा धर्मवीर ने राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा। दूत पत्र को लेकर तुरंत ही सुबोध नगर की ओर रवाना हो गया। घोड़ों व ऊंटों पर लदा खाद्य सामग्री का विशाल भंडार भी उसके साथ था। दूत ने सुबोध नगर पहुंचकर अपने साथ लाया सारा सामान राजा रूप वर्मा को दे दिया। तत्पश्चात उसे राजा धर्मवीर का पत्र दिया। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र राजा रूप वर्मा, नमस्कार। आपके राज्य के ऊपर अकाल का संकट आया और आपने हमें खबर तक नहीं की। क्या आप हमें अपना मित्र नहीं समझते? अपने दूत के हाथों में कुछ खाद्य सामग्री व अन्य सहायता सामग्री भिजवा रहा हूँ, इसे कबूल कीजिए। आपका राज्य जब तक अकाल से मुक्त नहीं हो जाता तब तक हमारी ओर से आपके राज्य को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ किंजलपुर आकर कुछ दिन रहें। आशा करता हूँ कि आप हमारा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका मित्र राजा धर्मवीर। पत्र को पढ़कर रूप वर्मा की आंखें भर आई और वह सोचने लगा, धर्मवीर का हृदय तो बहुत उदार निकला। किस प्रकार दिल खोलकर उसने हमारी सहायता की है। हमें उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने दूत से कहा, राजा धर्मवीर जी से कहना कि हम शीघ्र ही किंजलपुर आएंगे। राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही दूत द्वारा लाई गई सामग्री अकाल पीड़ित लोगों में बंटवा दी। तत्पश्चात वे अपनी रानी हीरामती के पास पहुँचे और बोले, रानी, हमारे मित्र राजा धर्मवीर का निमंत्रण आया है। हमें सपरिवार कल उनके यहाँ जाना है। जो हुक्म महाराज। तब दूसरे दिन ही रूप वर्मा अपनी रानी हीरामती और पुत्री स्वर्णा को साथ लेकर किंजलपुर की ओर चल दिए। किंजलपुर पहुंचने पर राजा धर्मवीर और उनकी रानी कनक ने आदर सहित सुबोध नगर के राजा और रानी का स्वागत किया। राजा धर्मवीर ने राजा रूप वर्मा का खूब आदर सत्कार किया। रात्रि को राजा धर्मवीर अपनी रानी और पुत्र करमवीर के साथ राजकीय अतिथि गृह में राजा रूप वर्मा से मिलने गए तो राजा रूप वर्मा सोचने लगे, राजा धर्मवीर का पुत्र करमवीर कितना सुंदर है। अगर हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह इसके साथ हो जाए तो कैसा रहे। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जब राजा धर्मवीर चले गए तो रानी हीरामती ने रूप वर्मा से कहा, महाराज, यदि आज्ञा दें तो एक बात कहूँ। कहो रानी। महाराज, जब से मैंने राजा धर्मवीर के पुत्र करमवीर को देखा है तब से एक विचार मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर हमारी बेटी राजकुमारी स्वर्णा का विवाह करमवीर से हो जाए तो कैसा रहे। इस विवाह से आप और राजा धर्मवीर की मित्रता और भी सुदृढ़ हो जाएगी। विचार तो उत्तम है महारानी। हम कल ही इस बारे में राजा धर्मवीर से बात करेंगे। दूसरे दिन जब धर्मवीर राजा रूप वर्मा से मिले तो वे बोले, राजा धर्मवीर, हमारी महारानी की इच्छा है कि हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह आपके बेटे करमवीर के साथ कर दिया जाए। राजा रूप वर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो करमवीर और स्वर्णा दोनों ही बच्चे हैं। तो क्या हुआ राजन, बाल विवाह की प्रथा तो सदियों से चलती आ रही है और फिर केवल विवाह हो जाने दीजिए। अपनी बेटी को विदा हम तभी करेंगे जब वे पूरे 16 वर्ष की हो जाएगी। ओह, तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि इस संबंध से मुझे प्रसन्नता ही होगी। तब राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही तिलक की रस्म अदा की।
राजन, आज से आपका बेटा हमारा हो गया और आपकी बेटी हमारी हो गई। इस बात पर दोनों ठाका मारकर हंस पड़े। अब करमवीर और स्वर्णा साथ साथ ही राजकीय उद्यान में खेलते। इस प्रकार राजा रूपवर्मा एक माह तक राजा धर्मवीर के अतिथि बनकर रहे। एक दिन वे बोले, राजा धर्मवीर, हमारे राज्य में अकाल की मार अब कुछ कम हो गई है। इस बुरे समय में आपने हर प्रकार से सहयोग देकर हमारा मन जीत लिया है। आपके आतिथ्य सत्कार को हम जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। प्रजा हमारी राह देख रही होगी। राजन, आपको वापस भेजने का मन तो नहीं कर रहा, पर आपकी बात भी ठीक है। आपकी प्रजा निश्चित ही आपकी राह देख रही होगी, इसलिए अब हम आपको नहीं रोकेंगे। सुबोध नगर पहुंचकर राजा रूपवर्मा ने धर्मगुरु चंडीदास को बुलवाया और बोले, धर्मगुरु, हम राजकुमारी स्वर्णा का विवाह किंजलपुर के युवराज करमवीर से कर चुके हैं। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। कृपया बताइए कि यह विवाह सफल रहेगा या असफल। रूपवर्मा की बात सुनकर धर्मगुरु चंडीदास ने हुंकार भरकर आंखें मूंद ली। फिर कुछ देर बाद बोले, राजन, आपने यह विवाह जल्दबाजी में करके अच्छा नहीं किया। यह विवाह कभी सफल नहीं होगा। धर्मगुरु, आप ये क्या कह रहे हैं? राजन, ये मैं नहीं, नक्षत्र कह रहे हैं। इस विवाह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर का मिलन असंभव है। धर्मगुरु की बात सुनकर रूपवर्मा के चेहरे पर विषाद की रेखाएं छा गई। फिर कुछ सोचकर राजा बोले, धर्मगुरु, हमारी एक ही बेटी है, उसको हम दुखी कैसे देख सकते हैं? जो होना था वह तो हो गया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। तो सुनिए राजन, आज से 6 माह पश्चात किंजलपुर राज्य में भयंकर रोग फैलेगा। उस रोग की चपेट में आकर बहुत से लोग मर जाएंगे। जिस जड़ी बूटी से वो रोग ठीक होता है, वह जड़ी बूटी या तो आपके राज्य में मिलती है या फिर दूर हिमालय की तलहटी में मिलती है। राज्य में रोग फैलने के पश्चात राजा धर्मवीर आपसे उस जड़ी बूटी की मांग करेंगे। तब आपको वे जड़ी बूटी उनको नहीं देनी है। धर्मगुरु, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे ऐसा करने से राजा धर्मवीर हमसे रुष्ट हो जाएंगे। उनका रुष्ट होना ही राजकुमारी स्वर्णा व युवराज करमवीर के लिए लाभदायक है। राजन, आपके इनकार करते ही राजा धर्मवीर नाराज होकर आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। तब 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात यदि आप पुनः राजा धर्मवीर के पास जाएं और राजकुमारी स्वर्णा और युवराज करमवीर के विवाह की याद दिलाएं तो बात बन सकती है, वरना नहीं। ओह, यह तो बड़े धर्म संकट की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। राजा को सोच में पड़े देखकर धर्मगुरु बोले, राजन, एक बात और ध्यान रहे, आने वाले 15 वर्ष स्वर्णा और करमवीर के लिए बहुत अमंगलकारी हैं। इस बीच अगर भूल से भी दोनों ने एक दूसरे का मुंह देख लिया तो दोनों तत्काल ही मर जाएंगे। इसके बाद धर्मगुरु वापस लौट गए। जब राजा रूपवर्मा ने ये बातें रानी हीरामती को बताई तो वे बोली, महाराज, धर्मगुरु जो भी भविष्यवाणी करते हैं वे अवश्य सच होती है। अब आप क्या करेंगे? रानी, अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए हम वैसा ही करेंगे जैसा धर्मगुरु ने बताया है। इस घटना के 6 महीने पश्चात किंजलपुर में जानलेवा रोग फैल गया और
उस रोग से ग्रस्त कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तब राजा धर्मवीर ने राजवैद्य को बुलवाया और बोले, राजवैद्य जी, राज्य में इन दिनों विचित्र प्रकार की महामारी फैली हुई है। लोग बेमौत मर रहे हैं। क्या चिकित्सा विज्ञान में इस महामारी की कोई औषधि नहीं है? महाराज, मैं अभी अपनी चिकित्सा पुस्तिका में से देखकर आपको इस महामारी को रोकने की औषधि के बारे में बताता हूँ। राजवैद्य ने तुरंत ही पुस्तक खोलकर उसका गहन अध्ययन किया और फिर बोले, महाराज, काली जय नाम की एक जड़ी बूटी होती है। वे जड़ी बूटी राज्य में फैली महामारी को रोक सकती है। राजवैद्य जी, वे जड़ी बूटी मिलेगी कहाँ? राजन, वे जड़ी बूटी या तो सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में मिलेगी या फिर हिमालय की तलहटी में मिलेगी। राजवैद्य जी, हिमालय यहाँ से काफी दूर है। जब तक वहाँ से जड़ी बूटी मंगवाई जाएगी तब तक राज्य के काफी लोग मर चुके होंगे। सुबोध नगर के राजा हमारे मित्र हैं। हम उन्हीं के राजकीय उद्यान से वे जड़ी बूटी मंगवा लेते हैं। राजा धर्मवीर ने तुरंत ही राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा और उसे दूत को देते हुए बोले, शीघ्र ही सुबोध नगर जाओ और यह पत्र राजा रूप वर्मा तक पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। दूत उस पत्र को लेकर राजा रूप वर्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। हमारे महाराज धर्मवीर जी ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा रूप वर्मा ने पत्र को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, राजा रूप वर्मा जी, नमस्कार। हमारे राज्य में इन दिनों भयंकर महामारी फैली हुई है। उस महामारी को रोकने के लिए हमें जिस जड़ी बूटी की आवश्यकता है उसका नाम काली जय है। वे जड़ी बूटी आपके राजकीय उद्यान में विद्यमान है। कृपया हमारे दूत को वे जड़ी बूटी देने की कृपा कीजिए। आभारी रहूंगा, आपका मित्र राजा धर्मवीर। पत्र को पढ़ने के पश्चात राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही एक पत्र लिखा और दूत को दे दिया। तब पत्र को लेकर दूत तत्काल ही किंजलपुर की ओर रवाना हो गया। जब दूत किंजलपुर पहुंचा तो राजा बोले, क्या तुम सुबोध नगर से कालीजय जड़ी बूटी लेकर आए हो? नहीं महाराज, आपके पत्र के जवाब में राजा रूप वर्मा ने एक पत्र लिखकर दिया है। दूत ने राजा रूप वर्मा का वह पत्र राजा धर्मवीर को दिया, जिसमें लिखा था, राजा धर्मवीर जी, माना कि आप हमारे मित्र हैं, लेकिन इस नाते आपने ये कैसे सोच लिया कि खानदानी वृक्ष से जड़ी बूटी तोड़कर हम आपको दे देंगे। दोस्ती अपनी जगह है और जड़ी बूटियां अपनी जगह है। आपका मित्र राजा रूप वर्मा। पत्र पढ़कर राजा धर्मवीर के तन बदन में आग सी लग गई। हमारा इतना अपमान कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मित्र का दम भरने वाला रूप वर्मा हमें इस प्रकार आंखें दिखाएगा। वह क्या समझता है कि जड़ी बूटी केवल उसके उद्यान में ही है। हम सैनिकों को भेजकर हिमालय की तलहटी से वह जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। और राजा ने तुरंत ही सैनिकों को बुलवाकर आदेश दिया, सैनिकों, हिमालय की तलहटी में से कालीजय जड़ी बूटी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आदेश पाकर सैनिक चले गए। तत्पश्चात राजा धर्मवीर अपनी रानी कनक के पास पहुँचे तो रानी बोली, क्या बात है महाराज, आप कुछ गुस्से में लग रहे हैं। तब राजा धर्मवीर ने रानी कनक को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रानी बोली, क्या वे भूल गए हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह हमारे बेटे के साथ किया है। रानी कनक, भूल जाओ कि हमारे बेटे कर्मवीर का विवाह
रूप वर्मा की बेटी के साथ हुआ है। अब हम राजा रूप वर्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। वे अपने आप को समझते क्या हैं? दूसरी ओर सैनिकों की टुकड़ी हिमालय की तलहटी में पहुंची और सैनिकों ने पेड़ों से कालीजय जड़ी बूटी को तोड़ लिया और वापस लौट आए। उस कालीजय जड़ी बूटी से महामारी से ग्रस्त लोगों का उपचार किया गया। कालीजय जड़ी बूटी से रोगी तत्काल ही स्वस्थ होने लगे। कुछ दिन बाद ही महामारी का प्रकोप किंजलपुर से समाप्त हो गया। दूसरी ओर राजा रूप वर्मा परेशान था, यह सोचकर कि राजा धर्मवीर ने हमारे कठोरता भरे पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया। हमें गुप्तचर भेजकर किंजलपुर से यह सूचना मंगवानी चाहिए कि हमारे पत्र का राजा धर्मवीर पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही आदेश देकर एक गुप्तचर को किंजलपुर भेजा। गुप्तचर ने वापस सुबोध नगर आकर राजा रूप वर्मा को बताया, महाराज, राजा धर्मवीर तो अब आपका नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहते हैं। वे आपसे सख्त नाराज हैं। राजा रूप वर्मा गुप्तचर की सूचना पाकर दुखी हो उठा। तब उन्होंने स्वयं ही अपने आप को समझाया, रूप वर्मा, दुखी होने से क्या फायदा, यह तो होना ही था। अब तो मन मानकर किसी प्रकार 15 वर्ष बीतने का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर राजा धर्मवीर ने अपने सेनापति को बुलवाकर आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि सुबोध नगर राज्य का कोई भी निवासी हमारे राज्य में प्रवेश ना कर पाए। यदि वहाँ का कोई भी आदमी हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 14 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन रानी हीरामती ने राजा रूप वर्मा से कहा, महाराज, राजकुमारी स्वर्णा अब पूर्णतः युवा हो गई है, क्या उसे उसके ससुराल नहीं भेजना है? रानी हीरामती, राजा धर्मवीर से संबंध विच्छेद हुए पूरे 14 वर्ष बीत गए हैं। अभी 1 वर्ष तक और हम उनसे नहीं मिल सकते। 1 वर्ष बाद ही हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। और 1 वर्ष भी बीत गया। राजा रूप वर्मा सोचने लगे, अब हमें राजा धर्मवीर के पास चलना चाहिए। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, स्वयं जाने से पहले मुझे अपने दूत को राजा धर्मवीर के पास भेजना चाहिए। तो राजा रूप वर्मा ने तुरंत ही एक दूत को किंजलपुर भेजा। जैसे ही दूत किंजलपुर की सीमा में घुसा तो वहाँ का पहरेदार बोला, कौन हो, किस राज्य के हो? मैं राजा रूप वर्मा का दूत हूँ और राजा धर्मवीर के पास जाना चाहता हूँ। तुम राजा रूप वर्मा के दूत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में घुसने की? इसे जीवित ना छोड़ो, महाराज का ऐसा ही आदेश है। अगले ही पल दूत भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कई दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब दूत वापस नहीं लौटा तो राजा बोले, लगता है हमारे दूत को किंजलपुर में मौत के घाट उतार दिया गया है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और वेश बदलकर स्वयं राजा धर्मवीर के पास जाना चाहिए। दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णा भी दुखी रहती थी और सोचती थी, क्या मेरे पति को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? क्या बचपन की शादी को युवराज करमवीर बिल्कुल ही भूल गए हैं? यह सोच सोचकर वे उदास हो उठती थी और जब और कोई बस नहीं चलता था तो रोने लगती थी। राजा रूप वर्मा बोले, बेटी, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, पर अब चिंता मत करो। मैं आज ही युवराज करमवीर से मिलने किंजलपुर जा रहा हूँ। अब जल्दी ही युवराज करमवीर तुम्हें यहाँ से
विदा कराकर ले जाएंगे। पिता की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णा के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई। तब राजा रूप वर्मा ने बंजारे का रूप धारण किया और हाथ में सारंगी लेकर किंजलपुर की ओर चल पड़े। कई दिन का सफर तय करने के पश्चात जब राजा रूप वर्मा ने किंजलपुर की सीमा में प्रवेश किया तो पहरेदार बोले, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है? कहाँ के रहने वाले हो? राजा सोचने लगा, इनको सच बात नहीं बतानी है, वरना राजा धर्मवीर के पास पहुँचने से पहले ही ये लोग मेरा काम तमाम कर देंगे। यह सोचकर रूप वर्मा ने हाथ जोड़कर सैनिकों से कहा, भाइयों, हम तो बंजारे हैं, हमारा भला क्या ठौर ठिकाना है। बहुत दूर से आ रहा हूँ, घूम फिर कर गा बजा कर अपना पेट पालता हूँ। मैंने राजा धर्मवीर की बहुत तारीफ सुनी है और उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। वह सीधा राजा धर्मवीर के दरबार में पहुँचा। राजा बोले, कौन हो तुम? महाराज, मैं सुबोध नगर का निवासी हूँ। राजा रूप वर्मा ने मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपके पास भेजा है। यह सुनते ही राजा बोले, क्या कहा? तुम सुबोध नगर के वासी हो? तुम्हें हमारे सैनिकों ने जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, मैं आपके सैनिकों से झूठ बोलकर आया हूँ। यदि उनको सच बताता तो वे मुझे जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन अब तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहकर राजा धर्मवीर सिंहासन से उठे और तलवार खींचकर रूप वर्मा की ओर बढ़े। यह देखकर प्रधानमंत्री ने राजा धर्मवीर से कहा, रुकिए महाराज, रुकिए, दरबार में रक्तपात ना कीजिए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर राजा धर्मवीर ठिठक गया। सिंहासन पर पुनः बैठने के पश्चात राजा बोले, कहो बंजारे, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे महाराज ने आपकी सेवा में कुछ वस्तुएं भिजवाई हैं और उनका उत्तर मंगवाया है। कहकर रूप वर्मा ने अपने झोले में से चांदी का एक थाल निकाला। उसमें एक लोहे की मजबूत जंजीर, रस्सी के 2 टुकड़े और 2 फूलों की मालाएं रखी। एक माला चमेली के फूलों की थी और दूसरी माला गुलाब के फूलों की थी। फिर वह बोला, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का जवाब राजा रूप वर्मा ने मंगवाया है। राजा सोचने लगा, हमें तो थाल में रखी हुई वस्तुओं का कोई भी मतलब समझ में नहीं आया है। तब भला इस दूत को क्या जवाब दें? यह सोचकर उन्होंने रूप वर्मा से कहा, बंजारे, हम तुम्हारे राजा द्वारा भेजी हुई वस्तुओं के सांकेतिक प्रश्नों के सही उत्तर कल देंगे। तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था अतिथिशाला में हो जाएगी। जो आज्ञा महाराज। रूप वर्मा के ठहरने की व्यवस्था अतिथिशाला में कर दी गई। राजा चिंतित सा अपने राजमहल में पहुंचा तो रानी बोली, क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। रानी, आज राजा रूप वर्मा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है। उसने हमसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर हमें सूझ नहीं रहे हैं। इसी बात से हम परेशान हैं कि कल दूत को क्या जवाब देंगे। तभी युवराज करमवीर ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने दोनों माता पिता को उदास देखकर बोला, क्या बात है, आप दोनों इस प्रकार गुमसुम से क्यों बैठे हुए हैं? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तब करमवीर के कहने पर राजा धर्मवीर ने थाल में रखी हुई वस्तुओं के बारे में उसे बताया। सुनकर करमवीर सोच में पड़ गया और फिर बोला, पिताजी महाराज, आप फिक्र ना कीजिए, मैं थाल में रखी वस्तुओं का मतलब समझ गया हूँ। कल दरबार में दूत को मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पिताजी महाराज,
आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए। आप दरबार में ये घोषणा करवा दीजिएगा कि दूत के प्रश्नों का उत्तर करमवीर देना चाहता है। अच्छा बेटा, मैं दरबार में घोषणा करवा दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो बंजारा बने रूप वर्मा ने धर्मवीर से कहा, महाराज, थाल में रखी वस्तुओं का क्या उत्तर सोचा है आपने? बंजारे, इन वस्तुओं के सही उत्तर युवराज करमवीर देना चाहते हैं। महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब करमवीर अपने स्थान पर से उठा और थाल के पास आया। थाल में रखी हुई लोहे की जंजीर उठाई और पास खड़े प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, इस जंजीर की कड़ियां अलग अलग करवा कर थाल में वापस रखवा दीजिए। अच्छा युवराज। प्रधानमंत्री ने एक सैनिक को जंजीर देकर जंजीर की कड़ियां अलग अलग करने का आदेश दिया। तब करमवीर ने रस्सी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें गांठ लगाकर जोड़ दिया। तत्पश्चात जुड़ी हुई रस्सी को वापस थाल में रख दिया। फिर उसने चमेली की माला के पास गुलाब की माला रख दी। तभी सैनिक जंजीर के कड़ियां अलग अलग करके ले आया। लीजिए युवराज। करमवीर ने जंजीर की कड़ियां भी थाल में रख दी। युवराज करमवीर उस बंजारे के पास आया और बोला, इस थाल में सबसे पहले तुम कौन सी वस्तु उठाओगे? रूप वर्मा ने आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। यह देखकर युवराज करमवीर बोला, राजा रूप वर्मा, अब बंजारे का वेश त्याग दीजिए। हम आपको पहचान गए हैं। क्या? बंजारे के वेश में स्वयं राजा रूप वर्मा हैं? करमवीर की बात सुनकर राजा रूप वर्मा बोले, ओ, युवराज करमवीर ने हमें पहचान लिया है। युवराज सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हैं। दूसरी ओर राजा रूप वर्मा की असलियत जानकर दरबार में एकदम सन्नाटा सा छा गया। राजा धर्मवीर सिंहासन से उठकर रूप वर्मा के पास आए और बोले, क्या करमवीर सच कह रहा है? हाँ राजन, मैं रूप वर्मा ही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज करमवीर ने सारा भेद कैसे जाना। यह सुनकर करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, मैंने आपसे पूछा था कि आप थाल में से पहले क्या उठाएंगे। यदि आप दूत होते तो स्वयं निर्णय कभी न लेते, लेकिन आपने तुरंत आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। इसी से मैं समझ गया कि आप राजा रूप वर्मा के दूत न होकर स्वयं राजा रूप वर्मा हैं। राजा रूप वर्मा करमवीर की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब मैं आपके प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूँ। आप चाहते थे कि दोनों राज्य वैर भाव भूलकर एकता के सूत्र में बंध जाएं। आप संकेत रूप में अपनी यह बात हम तक पहुंचाना चाहते थे। यहाँ के विचार आप स्वयं सुनना चाहते थे, इसीलिए बंजारे का वेश बदलकर स्वयं जान पर खेलकर यहाँ आए। आप दोनों राज्यों को एक करना चाहते थे। लोहे की जंजीर का मतलब था, क्या युद्ध द्वारा स्वतंत्रता छीनकर एकता हो सकती है? मैंने कड़ियां अलग अलग कर यह दर्शाया कि जंजीर तोड़ना हमें भी आता है। सचमुच आपने सर्वथा उचित उत्तर दिया है युवराज। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। थाल में रस्सियों के 2 टुकड़े रखे थे। वे हमारे और आपके राज्यों के प्रतीक थे। उन्हें आपस में गांठ लगाकर मैंने यह संदेश दिया है कि हम भी एकता चाहते हैं। आप बहुत समझदार हैं युवराज। चमेली के फूलों की माला से आपने क्या अनुमान लगाया? चमेली की माला आपकी बेटी स्वर्णा की प्रतीक है। आपने ये जानना चाहा था
कि क्या हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि स्वर्णा से बचपन में ही हमारा विवाह हो चुका है। भले ही मतभेदों से हम दूर हो गए हों, लेकिन स्वर्णा हमारी पत्नी है। इसलिए स्वर्णा को स्वीकार करने की गरज से अपने प्रतीक के रूप में मैंने गुलाब की माला चमेली की माला के पास रख दी। ओह युवराज, आपके इस उत्तर ने हमारी झोली में अनगिनत खुशियां डाल दी हैं। राजा धर्मवीर, जो कि अब तक चुप था, उसने रूपवर्मा से कहा, राजा रूपवर्मा, अब हमें आप यह बताइए कि 15 वर्ष पहले आपने हमारे दूध को बिना जड़ी बूटी दिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया था, और अब 15 वर्ष पश्चात आप टूटे हुए रिश्तों को पुनः क्यों जोड़ने आए हैं। राजा धर्मवीर, आज मैं विस्तार पूर्वक आपको सब कुछ बताऊंगा। सारी बात जानकर मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब हम राजकुमारी स्वर्णा का विवाह युवराज करमवीर के साथ करके वापस सुबोधनगर लौटे, तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने हमें बताया था कि यह विवाह कभी सफल नहीं हो सकेगा। राजन, हमारे धर्मगुरु जो कुछ भी बात बताते हैं वह सत्य होती है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्ष के लिए आपसे संपर्क तोड़ लिया था, और आपको नाराज करने के लिए ही मैंने आपके दूध को जड़ी बूटी नहीं दी थी। तब राजा रूपवर्मा ने विस्तार पूर्वक राजा धर्मवीर को सारी बात बता दी। तब राजा धर्मवीर ने रूपवर्मा से कहा, मित्र रूपवर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक दूर रह चुके हैं। आओ हमारे गले लग जाओ। तब रूपवर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लग गया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा रूपवर्मा तब 2 दिन तक किंजलपुर में रुका। 2 दिन पश्चात जब वे वहां से वापस जाने लगे तो बोले, राजा धर्मवीर जी, युवराज करमवीर को जल्द ही सुबोधनगर भेजना। हम बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। आप फिक्र ना करें राजा रूपवर्मा जी, हम जल्द ही शुभ मुहूर्त में युवराज करमवीर को राजकुमारी स्वर्णा को लेने के लिए सुबोधनगर भेजेंगे। और फिर राजा रूपवर्मा सुबोधनगर वापस लौट आए। कुछ समय पश्चात राजकुमार करमवीर शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी स्वर्णा को लेने सुबोधनगर पहुँचे। फिर राजा रूपवर्मा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी की विदाई की। इस प्रकार राजकुमार करमवीर अपने राज्य लौटकर बड़े सुचारू ढंग से अपने राज्य को चलाते हैं और राजकुमारी स्वर्णा के साथ आनंदमयी जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद।